वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिलेला 2.1 में आपका स्वागत है। अगर चैनल पे नया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। 124 अल फलासी महल एक अजूबा दुबई। क्या रावण भारत पीएम नितिन पटेल को मारने जा रहा था, या किसी और कारण से? क्या काव्या और अयाना सही सलामत मोहम्मद शेख अल असद के महल पहुंच पाएगी? काव्या और अयाना अपने असिस्टेंट और दोनों बॉडीगार्ड के साथ कार में बैठकर मोहम्मद शेख अल असद के महल के लिए निकल चुकी थी। इधर राकेश मिश्रा ये सोचकर परेशान थे, अगर रावण को कुछ हो गया तो उनकी दोनों बेटियों का क्या होगा। आज राकेश मिश्रा अपने जीवन में सबसे ज्यादा परेशान थे। उनके लाइफ में पहली बार किसी को खोने का एहसास हो रहा था। राकेश जी डाइनिंग हॉल से उठकर अपने कमरे में गए और अपनी बीवी नूरा को फ़ोन मिला दिया। नूरा और रुद्र दोनों एक साथ बैठकर बिजनेस कैसे हैंडल करते हैं उसकी अब्बास शेख से जानकारी ले रहे थे। तभी नूरा का फ़ोन रिंग करने लगा। जब नूरा ने फ़ोन पर अपने पति का कॉल आते देखा तो वह अपना फ़ोन लेकर वहां से अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचकर नूरा कॉल उठाकर बोली, क्या बात है, आज कैसे आपने मुझको याद कर लिया? राकेश जी बोले, नूरा, क्या रावण पीएम नितिन पटेल का सामना कर सकता है? नूरा बोली, मैं आपके बारे में एक बार सोच सकती हूँ, पर मेरा दामाद मेरे बेटी से भी बढ़कर है। उसकी अगर बात है तो वह यमराज से भी मुकाबला कर सकता है। नितिन पटेल जैसे छोटे जंगल के जानवर को तो चिंटी की तरह मसल सकता है, चाहे वहाँ चींटियों की पूरी सेना क्यों ना हो। राकेश जी बोले, मजाक मत करो रावण, सच में नितिन को मारने अभी अभी भारत के लिए निकला है। नूरा बोली, उस जैसे इंसान को तो मैं अपने हाथों से मौत देना चाहती थी, पर कोई बात नहीं, मैं मारूं या मेरा बेटा, बात बराबर ही है। राकेश जी गुस्सा होकर बोले, नूरा, तुमने ही इन सबको बिगाड़ रखा है, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है। क्या तुमको पता भी है कि पीएम की सुरक्षा में कितने खतरनाक कमांडो तैनात होंगे, और तुम कह रही हो कि रावण उसको मार डालेगा? नूरा हंसते हुए बोली, पतिदेव, शायद आप भूल रहे हैं, मैं सिंह परिवार में रहकर आई हूँ। अगर रावण को कुछ हुआ भी तो मैं हूं ना उसका बदला लेने के लिए। आप जैसे बिजनेसमैन थोड़ी है हम लोग की कोई आपकी बेटी पर हमला करे और आप घर पर शांत बैठकर समय का इंतजार कर रहे हैं। रावण मेरे से पूछकर ही गया है, मैंने ही उस नितिन पटेल को खत्म करने को बोला। तुम और तुम्हारी यह नासमझ बातें अपने पास ही क्यों नहीं रखती? तुमको पता है अगर रावण को कुछ हो गया तो एक साथ 4 लड़कियां का घर उजड़ जाएगा। आप चुप ही रहे तो सही होगा, मैं अपने दामाद को अच्छे से जानती हूँ, उसका एक बाल भी बांका नहीं होगा। तुम इतना कॉन्फिडेंट हो तो ठीक है, पर थोड़ी बहुत डर तो रहेगा। क्या तुम मेरे विला नहीं आ रही? आपने कार भेजा या फ़ोन किया कि मिश्रा विला आ जाओ? राकेश जी बोले, मेरी जान, तुम कहो तो मैं खुद तुमको लेने आऊं। नूरा बोली, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, शाम को हम खुद अपनी कार से वहां पर आ जाएंगे। राकेश जी बोले, ठीक है, तो मैं इंतजार करूंगा। ये बोलकर राकेश जी ने फ़ोन कट कर दिया। नूरा खुश होकर अपने कमरे से बाहर आए। नूरा को खुश देखकर रुद्र बोला, मां जी, क्या बात है, आज आप बहुत खुश दिख रही है, क्या बात हो गई? नूरा बोली, कोई खास बात तो नहीं, बस शाम को हम मिश्रा विला जा रहे हैं। रुद्र खुश होकर बोला, क्या भाभी माँ वहाँ है? रुद्र, अयाना और काव्या दुबई में है, उनको वहाँ से आने में 1-2 दिन टाइम लगेगा। रुद्र बोला, कोई बात नहीं, मैं वही उनका इंतजार कर लूंगा। तभी अब्बास शेख बोले, बेटा रुद्र, तो मुझको क्या यहाँ अकेले छोड़कर जाओगे? रुद्र बोला, नहीं दादाजी, मैं आपको भी लेकर चलूंगा ना, आपके बिना तो अब मेरा मन भी नहीं लगेगा। नूरा बोली, दादा पोते की बातें खत्म हो गई हो तो अब आराम करने जा सकते हैं, और रुद्र तुम कमरे में जाओ और थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लो। रुद्र बिना कुछ बोले वहां से उठकर कमरे में चला गया। अब्बास शेख बोले, क्या बात है नूरा बेटा, तुम्हारे चेहरे पर खुशी से ज्यादा परेशानी दिखाई दे रहा है। नूरा बोली, ऐसी कोई बात नहीं है पिताजी, मैं ठीक हूँ। बेटा नूरा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको क्या लगता है कि तुम मुझसे कुछ छिपा सकती हो? क्या मिश्रा विला में कुछ हुआ है? नूरा के आंखों में आंसू आ गए और वह अपने पिता के पास आकर उनके गले लगकर रोते हुए बोली, पिताजी, अयाना को गोली लगी है। क्या इतनी बड़ी बात तुम मुझको अब बोल रही हो? चलो अभी चलते हैं मिश्रा विला। पिताजी, अयाना दुबई में है और वह ठीक है, काव्या उसके साथ है। अब्बास जी बोले, तो फिर कौन सी बात है जो तुम इतनी परेशान हो? नूरा बोली, दरअसल बात यह है कि अयाना पर वह हमला भारतीय पीएम नितिन पटेल ने कराया था और रावण नितिन पटेल को मारने गया है। मैंने उस समय तो रावण को जाने को बोल दिया, पर अब मुझको भी थोड़ा बहुत रावण को लेकर डर लग रहा है। नूरा बेटा, ये तो तुमने सच में गलत किया, नितिन को मारना ही था तो हम उसके लिए किला हायर कर सकते थे, उसके लिए रावण को भेजने की क्या जरूरत थी? नूरा बोली, पिताजी, मुझसे गलती तो हो गई है, पर मैं देखना चाहती हूँ कि रावण कितना खतरनाक है, वैसे भी मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अगर तुमको भरोसा है तो ठीक है, पर काव्या को बोल दो कि वह दुबई का कार्य खत्म करके भारत चली जाए। नूरा बोली, ठीक है पिताजी, मैं काव्या को बोल दूंगी। अब आप कमरे में जाकर आराम करें।
इधर गोल्ड होटल से काव्या और अयाना निकलने के तुरंत बाद वहां पुलिस पहुंचकर पूरे होटल को सील कर दिया और जांच पड़ताल करने लगे कि जिन लोग की मौत हुआ है वह सब किसके आदमी हैं और दुबई किसके कहने पर आए थे। दुबई पुलिस ने दास को तो इतना मारा था कि उसके पूरी बॉडी में सूजन हो गया था, पर वह पुलिस को कुछ बताने को तैयार नहीं था। इधर काव्या और अयाना दुबई मोहम्मद शेख अल असद के महल अल फलासी महल के करीब पहुंच चुके थे। अल फलासी महल सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ था। उस महल पर अभी भी पुराने जमाने की नक्काशी की गई थी। महल के सजावट पर लगभग 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का खर्च किया गया था। ये महल अपने में आज के ज़माने का सबसे खूबसूरत और अजूबे से कम नहीं था। महल के बाउंड्री वाल के अंदर वह हर एक पेड़ पौधे फूल उपलब्ध थे जो दुनिया से लगभग विलुप्त हो चुके थे। कुछ तो नई प्रजाति के विकसित पेड़ पौधे भी थे जो अपने आप में एक अजूबे से कम नहीं थे। अयाना और काव्या की कार जब महल के एंट्री गेट पर पहुंची तो रोहिणी कार से उतरकर गेट के पास गई और गेट पर खड़े गार्ड को अपना परिचय दिया। गेट गार्ड बोला, मैम आप कुछ मिनट इंतजार करें, मैं अभी अंदर इन्फॉर्मेशन भेजता हूँ। रोहिणी वहां से आकर कार में बैठ गई। काव्या बोली, रोहिणी क्या बात है, क्या हुआ, गेट तो अभी भी बंद है। रोहिणी बोली, मैम गार्ड बोला कि वह अंदर बात करके हमें इन्फॉर्मेशन देगा कि अंदर जाना है या नहीं। अयाना बोली, कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेते हैं। तभी काव्या का फ़ोन रिंग करने लगा। काव्या ने जब फ़ोन पर नंबर देखा तो बोली, माँ क्यों फ़ोन कर रही है। काव्या कॉल उठाकर बोली, क्या बात है माँ, आपने अभी कॉल किया। नूरा बोली, बेटा क्या मैं फ़ोन भी नहीं कर सकती तुम सबके पास। नहीं माँ, आप जब मन करे तब कॉल कर सकती है। नूरा बोली, काव्या तुम सब अपना काम छोड़कर वहाँ से तुरंत भारत के लिए निकलो और वहाँ एयरपोर्ट पर ही रुकना, अगर रावण को कुछ हुआ तो बचाने के लिए तो कोई चाहिए। काव्या बोली, ठीक है माँ, मैं अभी निकलती हूँ, बस आप अपना ख्याल रखें। ये बोलकर काव्या ने फ़ोन काट कर रख दिया। अयाना बोली, क्या बात है काव्या, किसका फ़ोन था। माँ का फ़ोन था। वह बोली कि हमें अभी के अभी भारत के लिए रवाना होना है, हमें अब यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो अगर एक बार महल में चले गए तो फिर पता ना कितना टाइम लगेगा। अयाना बोली, देर किस बात की है, चलो यहाँ से चलते हैं। क्या करेगी काव्या, क्या वह अल फलासी महल से लौटकर वापस जाएंगे या पहले वह महल के अंदर जाकर मोहम्मद शेख की बेटी को ठीक करके तब भारत के लिए रवाना होगी। 125 नितिन पटेल और वेव्स लड़की, क्या करेगी काव्या, क्या वह अल फलासी महल के गेट से वापस मुड़कर भारत जाएगी। क्या मोहम्मद शेख अल असद इस बात से काव्या से नाराज तो नहीं हो जाएंगे। काव्या की कार शेख परिवार के फलासी महल गेट पर खड़ी थी। काव्या सोच विचार में व्यस्त थी कि अब क्या किया जाए। काव्या को सोच में पड़े देखकर अयाना बोली, दी हमें भारत चलना चाहिए, वह हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। अगर शेख परिवार को इतना ही वह इंसान जरूरी होता तो क्या वह आपसे आज तक संपर्क नहीं किए होते। काव्या बोली, ठीक है तो चलो चलते हैं। रोहिणी कार स्टार्ट करके वहां से वापस मोड़कर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। मोहम्मद शेख अल असद अपने कमरे में आराम कर रहे थे, तभी उनका फ़ोन पर रिंग करने लगा। मोहम्मद शेख साहब कॉल उठाकर बोले, हेलो, क्या कार्य आ गया कि तुमने मुझे कॉल किया। सरकार, महल के गेट पर काव्या मिश्रा आई थी और आपसे मिलना चाहती थी। क्या मतलब कि आई थी, क्या वह चली गई। जी सरकार, वह 5 मिनट तक गेट पर रुकी थी पर पता ना क्या हुआ वह वापस चली। तुम सब एक नंबर के निकम्मे इंसान हो, तुम लोग को पता है जो हमारे यहाँ चलकर आई थी उसके मर्जी बिना उससे कोई मिल भी नहीं सकता। सरकार, पर हम तो बस आपसे इजाज़त लेकर उनको अंदर भेजने ही वाले थे, अब इसमें हमसे गलती हो गई है तो माफ़ करे। मोहम्मद शेख बोले, ठीक है तुम फ़ोन रखो, मैं देखता हूँ कि क्या करना है। ये बोलकर मोहम्मद शेख ने कॉल कट करके नैना के फ़ोन पर कॉल किया। नैना का फ़ोन जैसे रिंग हुआ, नैना ने फ़ोन पर नंबर देखा तो काव्या से बोली, बॉस मोहम्मद शेख का कॉल आ रहा है, क्या बोलूँ। काव्या बोली, फ़ोन इधर लाओ मैं बात करती हूँ। नैना ने फ़ोन काव्या को दे दिया। काव्या कॉल उठाकर बोली, हेलो शेख साहब, बोलिए कैसे याद कर लिए। काव्या जी, आप महल के गेट से आकर वापस चली गई, क्या आपको कुछ गलत शब्द तो कोई नहीं बोला ना। शेख साहब, वैसी कोई बात नहीं है, मैं अगर यहाँ पर रही थी मुझ पे अटैक होते रहेंगे जिसमें आप मेरा साथ देंगे और इससे आपके परिवार पर मतभेद करने और का आरोप लगेगा, इसलिए हो सके तो आप अगले सप्ताह लंदन आए, मैं आपके परिवार के किसी भी सदस्य का इलाज के लिए तैयार रहूंगी। काव्या जी, ये तो आपका बड़प्पन है, मैं ज़रूर अगले सप्ताह लंदन आऊँगा। वैसे आप यहाँ भी रहेंगी तो मैं आपको शेफ रख सकता था, लेकिन आपकी जो इच्छा। काव्या बोली, ठीक है तो मैं फ़ोन रखती हूँ शेख साहब। काव्या ने फ़ोन कट किया और नैना को फ़ोन पकड़ा दिया। काव्या के फ़ोन करते ही मोहम्मद शेख ने अपने एक एजेंट मुख्तार जालरी को कॉल करके अपने पास बुलाया। मुख्तार अपने सभी कार्य छोड़कर मोहम्मद साहब के कमरे की ओर बढ़ गया। इधर काव्या और अयाना एयरपोर्ट पहुंचकर अपने प्राइवेट फ्लाइट में बैठी और भारत के लिए रवाना हो गई।
मुख्तार जालरी जब मोहम्मद शेख साहब के कमरे में जाकर उनके सामने सर झुकाकर बोला, सरकार मेरे लिए क्या हुक्म है जो आपने मुझको याद किया। तभी वहां शेख साहब का पर्सनल बॉडीगार्ड खान भी आ गया और उसने भी मोहम्मद शेख के सामने सर झुकाकर सम्मान दिया और बोला, सरकार बहुत बड़ी खबर लाया हूँ जो आप सुनकर ही हिल जाएंगे। मोहम्मद शेख बोले, बताओ भी। सरकार, डॉक्टर काव्या को तो आप जानते ही है, पर आप ये जानते हैं कि भारत में जो लड़की सिंह परिवार की बोझ थी वही काव्या मिश्रा की छोटी बहन है। यह क्या बोल रहे हो तुम? सिंह परिवार तो कुछ मंथ पहले ही पूरी तरह से खत्म हो चुका है और सिंह परिवार का बिजनेस भी खत्म हो चुका है, और अयाना सिंह राकेश मिश्रा की बेटी कैसे हो सकती है? सरकार, आप माने या नहीं, अभी दुबई में जितने भी हमले काव्या पर हो रहे हैं वह काव्या पर नहीं अयाना सिंह पर हो रहे हैं, और यह अयाना सिंह वही भारत वाली अयाना सिंह ही है जिसने ट्रिलियन का प्रोजेक्ट तैयार किए थे अपने देश के लिए, पर नितिन पटेल ने सिंह परिवार को ही खत्म कर दिया। अब केवल अयाना ही बची है सिंह परिवार में, और अब वह काव्या के साथ रह रही है। मोहम्मद साहब बोले, पर नितिन ये सब कर क्यों रहा है? मैंने सुना था कि उसके पीएम बनने के पीछे अयाना का ही हाथ था, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि यह एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे? सरकार, पैसा और प्रोजेक्ट के वजह से ये दुश्मनी हुआ है और नितिन पटेल को अब अपनी कुर्सी जाने का खतरा है जिसके कारण वह अयाना को मारना चाहता है। मोहम्मद साहब बोले, ये बात तुमको कहाँ से पता चली? सरकार, हमने नितिन पटेल के एक आदमी को गोल्ड होटल से पकड़ा, उसके जरिए हमने एक बिजनेसमैन को पकड़ा जिससे ये सच्चाई का पता चला। मोहम्मद शेख बोले, तब तो हमारे लिए तो ये दोनों लड़कियों से दोस्ती करना आगे चलकर फायदेमंद होगा। तुम इन लोग पर नज़र बनाए रखो, मैं उनसे खुद ही जाकर लंदन में मिलूंगा। इतने तेज दिमाग वालों से दोस्ती हमारे परिवार के लिए फायदेमंद सौदा है। मोहम्मद शेख अल असद जी के कहने पर उनके दोनों पर्सनल बॉडीगार्ड मुख्तार जालरी और खान वहां से अपने मिशन पे निकल गए। इधर रात के 11 बजे रावण की फ्लाइट दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका था। रावण फ्लाइट के एक क्रू मेंबर से पूछा, क्या तुमको कार चलाने आती है? उस क्रू मेंबर का नाम रोकी राय था। वह बोला, जी सर, मैं कार चला लेता हूँ। कार चला लेते हो तो मेरे साथ चलो। रोकी राय बोला, जी सर। यह बोलकर वह कार के ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ गया। रावण भी पीछे वाली गेट खोलकर कार के अंदर गया और बोला, रोकी राय, तुम कार को पीएम हाउस के पीछे वाली सड़क से लेकर चलोगे और मैं वहीं उतर जाऊंगा। तुमको बस एक काम करना है, तुम कार को ऐसी जगह पार्क करके रखना जहां किसी का ध्यान ना जाए। मैं बस 30 मिनट में अंदर से बाहर आ जाऊंगा, उसके हिसाब से तुम अपनी कार लेकर वहां पर पहुंच जाना, और अगर मैं 30 मिनट के अंदर वहां नहीं पहुंच पाया तो तुम अपनी कार लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाना। मैं नहीं चाहता कि तुमको वहां से कोई अरेस्ट करे। रोकी बोला, पर सर आपका क्या? रोकी, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, आगे क्या करना है वह मैं देख लूंगा। बस तुम यहाँ पर 3 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा मत रुकना, नहीं तो तुम्हारे साथ मैं भी अरेस्ट हो सकता हूँ। ठीक है सर, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। रावण बोला, तो अब देर किस बात की, तुम यहाँ से चलो। रोकी राय कार स्टार्ट करके फ्लाइट से कार को नीचे उतारा और वहां से पीएम नितिन पटेल के आवास की ओर निकल गया। इधर पीएम नितिन पटेल एक खूबसूरत लड़की के साथ अपने भोग विलास में लीप था। नितिन पटेल का रोज का यही रूटीन बन गया था, उसको डेली एक नई लड़की चाहिए होती थी जिनके साथ वह भोग विलास कर सके, वह भी कम उम्र की। नितिन पटेल के लिए आज जो लड़की आई थी उसको तो जबरदस्ती उठाकर लाया गया, क्योंकि उसकी सौतेली माँ ने कुछ पैसों के लालच में उसको बेच दिया। वह लड़की इतनी मासूम थी कि उसको यहाँ आने से पहले तक कुछ पता ही नहीं चल पाया था, पर जब वह नितिन पटेल के कमरे में गई और नितिन पटेल शराब के नशे में उस लड़की का कपड़ा उतारने लगा, तब जाकर उस लड़की को एहसास हुआ कि वह गलत जगह पर आ गई है। वह लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी, पर साउंड प्रूफ दीवार होने के कारण उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं पहुंच पा रही थी। उस लड़की को चिखते हुए देखकर नितिन पटेल और खुश हुए जा रहा था। कुछ समय तक नितिन उस लड़की से दूर आकर उसको चिखने दिया। जब लड़की थककर फर्श पर बैठ गई और सुबक सुबक कर रोने लगी, तब जाकर नितिन पटेल अपनी जगह से उठा और एक तेज धार वाली चाकू लेकर आगे बढ़ाने लगा। वह लड़की अपने पूरे शरीर को अपने दोनों हाथों से समेटे हुए सर नीचे किए हुए रोए जा रही थी। वह मन ही मन में भगवान से प्रार्थना कर रही थी, काश मुझे यहाँ से कोई बचा ले। वह भगवान से बार बार एक गुहार लगा रही थी, हे भगवान, आखिर मुझे ये किस जन्म का बदला ले रहे हो आप? मैं अपनी जीवन त्याग सकती हूँ, पर अपने जीते जी किसी गैर मर्द के साथ तो नहीं सो सकती। नितिन पटेल अपने हाथ में तेजधार का चाकू लिए चेहरे पर एक शैतानी स्माइल के साथ आगे बढ़ते चला आ रहा था। क्या नितिन पटेल उस लड़की के साथ रात रंगीन कर पाएगा या नहीं? नितिन पटेल अपने हाथ में तेज धार वाला चाकू लेकर क्यों आगे बढ़ रहा था? जानने के लिए अगला चैप्टर देखें। 126 PM नितिन पटेल को रावण ने किया किडनैप। क्या नितिन पटेल उस लड़की के साथ अपनी रातें रंगीन कर पाएगा या नहीं? नितिन पटेल अपनी हाथ में तेज धार वाली चाकू लेकर उस लड़की की ओर क्यों बढ़ रहा था?
अभी तक आपने देखा कि पीएम नितिन पटेल हवस भरी नजरों से घूरते हुए हाथ में एक चाकू थामे आगे बढ़ रहा था। लाली पासी जो एक कोने में आपने दोनों हाथों से अपने शरीर को बांधकर सर नीचे करके नितिन पटेल के कमरे के कोने बैठी थी। अब आगे नितिन पटेल शराब के नशे में धुत होकर उस लड़की की ओर बढ़े चले जा रहा था। नितिन पटेल को नशे के कारण कामवासना के अलावा नितिन पटेल को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। नितिन पटेल अपने हाथ में चाकू लिए आगे बढ़कर लाली के करीब पहुंचकर बोला, देख लड़की, मुझे बस तू एक रात के लिए अपने बिस्तर पर चाहिए। उसके लिए मैंने तेरे माँ को 2 लाख रुपए दिए। तुम प्यार से मान गई तो ठीक, वरना मैं जबरदस्ती तो करूंगा ही। वैसे भी जो चीज आसानी से मिल जाए उसमें मजा कहाँ आता है। लाली यह सुनकर और सिमट गई और तेज तेज रोने लगी। लाली के आंखों से पानी झरने की तरह गिर रहा था। लाली को अब लगने लगा था कि अब उसकी इज्जत लुटने से उसको कोई नहीं बचा सकता। नितिन पटेल अपने हाथ के चाकू से लाली के शरीर के एक एक कपड़े को काटकर उसके शरीर से अलग करने लगा। लाली हाथ पांव मार रही थी, पर नितिन पटेल उससे बहुत ज्यादा ताकतवर था, जिसके कारण लाली अपने बचाव में कुछ भी नहीं कर पा रही थी। नितिन पटेल ने एक एक करके लाली के शरीर से सभी कपड़े अलग कर दिए। अब नितिन को लाली का पूरा शरीर बिल्कुल एक कोरे कागज की तरह मयूर दिख रहा था, जिसपे अभी तक कोई दाग नहीं लगा था। लाली के सतन तो बिल्कुल अभी एक कच्चे आम की तरह टाइट था। नितिन पटेल लाली के शरीर को देखकर पागल सा हो गया और उसको वहां से अपने गोद में उठाकर ले जाकर काउच पर लेटा दिया और उसके दोनों हाथ पांव बांधने लगा। लाली अब बिल्कुल शांत हो चुकी थी। उसने अब हाथापाई भी बंद कर दिया था, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि उसके ये सब करने से वह वहां से बचकर नहीं निकल सकती। नितिन पटेल लाली के हाथ पांव बांधकर अपने कपड़े उतारकर एक तरफ रखे और लाली के ऊपर आकर लेट गया और लाली को वायलेंट किस करने लगा, जिससे लाली के ओठ में रदेद होने लगा और वह गुस्से में नितिन के ओठों को अपने दांत से काट लिया, जिसके वजह से नितिन पटेल की चिक निकल गई और नितिन के ओठों से खून आने लगे। नितिन अपने ओठ से खून आते देखकर गुस्से में लाली के दांतों पर एक तेज मुक्का जड़ दिया। इस बार लाली की तेज चिक निकल गई और उसके आगे के 4-5 दांत टूटकर लाली के मुंह में आ गए, जिसके वजह से लाली की सांसें तेज चलने लगी और उसने नितिन पटेल के ऊपर थूक दिया। नितिन के चेहरे पर लाली के टूटे हुए दांत और खून एक साथ पड़े, जिससे नितिन पटेल को और ज्यादा गुस्सा आ गया। नितिन एक कपड़ा लेकर अपने चेहरे को साफ करके बोला, लड़की, तुमने आज मुझे बहुत परेशान कर लिया, लेकिन अब मैं तुमको वह हृदय दूंगा जो तुमने अपने जीवन में नहीं सोचा होगा। ये बोलकर नितिन ने अपनी लिंग लाली के योनि में जबरदस्ती डालने लगा, पर नितिन पटेल उसमें बार बार असफल हो रहा था। तभी नितिन पटेल के दरवाजे पर किसी की तेज लात की आवाज सुनाई दी, जिससे नितिन का ध्यान उस लड़की से हटकर दरवाजे की ओर गया। नितिन गुस्से में बोला, अब ये कौन पागल आ गया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नितिन के कमरे का गेट उखड़कर फंस से जा टकराया और उसमें एक परछाई की एंट्री हुआ, जिसका शरीर 6 फुट 5 इंच लंबा, 2 फीट चौड़ा, चेहरे पर फास्ट, एक हाथ से खून टपकता हुआ, दूसरे में एक चमचमाती तलवार जो खुद की रोशनी से ढकी थी। नितिन पटेल उस परछाई को देखकर लाली के ऊपर से उतरकर टावल लपेटकर गेट की ओर बढ़ा, पर यह क्या। नितिन पटेल जैसे ही गेट की ओर बढ़ा, वैसे ही उस परछाई ने नितिन पटेल के गर्दन पर एक तेज वार किया और नितिन पटेल बेहोश हो गया। वह शख्स कोई और नहीं, रावण था। रावण नितिन पटेल को बेहोश करके अपने कंधे पर रखकर वहां से लेकर निकलने लगा। तभी पीछे से एक लड़की की रदेद भरी आवाज आई, भाई मुझे बचा लो प्लीज, मुझे भी यहाँ से लेकर चलो। रावण उस लड़की की रदेद भरी आवाज सुनकर रुक गया और कमरे की लाइट्स ऑन करके पीछे मुड़कर देखा तो नितिन पटेल के बेड पर से एक 16 साल के आसपास की लड़की बिना कपड़ों के बैठी थी। उस लड़की के मुंह से खून निकल रहे थे, उसके 3-4 दांत टूट चुके थे। उस लड़की की हालत देखकर रावण को उस लड़की पर दया आ गया। रावण बोला, तुम पहले कपड़े पहनो बाहर, ऐसी हालत में बाहर गई तो बदनामी होगी। वह लड़की बेड का चादर लेकर अपने शरीर को ढकने के बाद नितिन पटेल के ही एक कपड़ा लेकर जल्दी जल्दी पहनने लगी। रावण उस लड़की के तरफ से अपना चेहरा दूसरे तरफ कर लिया था। लाली कपड़े पहन के रावण के पास भागते हुए आकर बोली, चलिए, मुझे यहाँ डर लग रहा है। मुझे बचाने के लिए मैं आपकी जीवन भर की ऋणी बन चुकी हूँ। लाली रावण के पीछे पीछे चलने लगी। जब वह कमरे से बाहर निकली तो वहां बाहर का नजारा देखकर उसको पता चला कि वह तो पीएम आवास पर थी। तब उसकी नज़र रावण के कंधे पर गई तो वह शौक होकर बोली, क्या इस देश का पीएम होकर यह इतना घिनौना काम कर रहा है तो और सबका क्या कह सकते हैं। तभी रावण बोला, कुछ भी नहीं, क्योंकि अब यह मरने वाला है। रावण की बात सुनकर लाली बोली, भाई मैं आपको जानती तो नहीं हूँ, पर आप आतंकवादी या नक्सली जैसे दिख तो नहीं रहे, तो आप पीएम को किडनैप क्यों कर रहे हो। वैसे मैं एक बिजनेसमैन हूँ, पर तुम्हारे पीएम साहब ने मेरी बीवी पर हमला कराया था तो मैं अपने आदमियों के साथ यहाँ आ गया अपना बदला लेने। लाली यह सुनकर हैरान होकर बोली, काश मेरे परिवार में भी कोई ऐसा होता तो आज मैं यहाँ नहीं आई होती। रावण बोला, मिस गर्ल, भाई भी कहती हो और अपना भी नहीं समझती।
लाली बोली, भाई मेरे बात का बुरा मत मानना, वैसे मेरा नाम लाली है। पर भाई क्या आपको यहाँ आने पर डर नहीं लगा? रावण हंसते हुए बोला, लाली तुम्हारा भाई इस दुनिया में किसी से नहीं डरता और ना कभी डरेगा। तुम खुद ही देख लो, यहाँ जो भी थे सबके सब मारे गए, क्योंकि गलत करने वाले से ज्यादा गलती उस गलती करने वाले व्यक्ति का साथ देने वाले का होता है। भाई आपके साथ कितने लोग हैं जो आप इतने बॉडीगार्ड्स को एक बार में ही खत्म कर दिए? और आप किस परिवार से है? आपकी उम्र भी तो 20-21 साल ही होगी। लाली, हम ये सब बातें मेरे घर जाकर भी कर लेंगे, यहाँ से जल्दी चलो वरना यहाँ मेरे कुछ साथी मारे जाएंगे। लाली यह सुनकर चुपचाप जल्दी जल्दी रावण के साथ वहां से पीएम आवास के पीछे वाले गेट की ओर बढ़ने लगी। रावण पीएम आवास से लाली के साथ बाहर आया तो वहां का नज़ारा देखकर शॉक हो गया। लाली जो रावण के बगल में खड़ी थी, वह तो बड़ी बड़ी आंखें करके कभी रावण को तो कभी सामने घुरे जा रही थी। उसका हाथ पांव कांपने लगा था। क्या था पीएम आवास के पीछे वाले गेट पर जो रावण भी उसको देखकर शॉक हो गया? कैसे रावण इतनी आसानी से नितिन पटेल को पीएम हाउस से उठाकर लेकर निकल आया था? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बनें।